Hello friends, welcome to my YouTube channel. And this session is again very important about PGCIL, BHEL and HPCL aspirants. इनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण सेशन ये होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं आज हमारे कैसे क्वेश्चंस रहेंगे और बड़े ही अच्छे प्रश्न आपके लिए यहाँ पर रखे गए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। लोड फ्लो स्टडी इन्वॉल्व सॉल्विंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, पहले तो ये देख लेते हैं कि लोड फ्लो स्टडी हम लोग करते क्यों है। लोड फ्लो स्टडी हम लोग क्यों करते हैं? सो लोड फ्लो स्टडी इज डन फॉर, ये किया जाता है फॉर द, इट इज डन फॉर सिस्टम प्लानिंग। किसके लिए बच्चों हम लोग ये करते हैं? तो ये हम लोग किया करते हैं सिस्टम प्लानिंग के लिए, कि अगर कोई भी नया पावर प्लांट आपको लगाना है या कुछ नया डिजाइनेशन करना है, तो उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज हुआ करती है कि लोड फ्लो स्टडी हम लोग करें। यह इवन साथ में लोड फ्लो स्टडी हमको प्रोवाइड कर देता है इनिशियल कंडीशन। ठीक है, इट कैन प्रोवाइड इनिशियल कंडीशन। सर किसके लिए इनिशियल कंडीशन देगा? फॉर ट्रांजिएंट बिहेवियर। किसके लिए इनिशियल कंडीशन प्रोवाइड कर सकता है? फॉर ट्रांजिएंट बिहेवियर की अगर आपको स्टडी करनी है तो उसके लिए इनिशियल कंडीशंस भी आपको प्रेजेंट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इसका उपयोग आप कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड फॉर, कैन बी यूज्ड फॉर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड सिस्टम। ठीक है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड सिस्टम के लिए। ठीक है, दोनों के लिए आप लोग उपयोग कर सकते हो। अब आ गई बात की सर जो क्वेश्चन है अभी तक आपने उस क्वेश्चन को नहीं बताया है। सो लोड फ्लो स्टडी पर, हमारे लोड फ्लो स्टडी पर जो इक्वेशन होते हैं वह नॉन लीनियर अल्जेब्रिक इक्वेशन हुआ करते हैं। कैसे इक्वेशन यहाँ पर बनते हैं? नॉन लीनियर अल्जेब्रिक इक्वेशन। क्योंकि ये नॉन लीनियर अल्जेब्रिक इक्वेशन है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वे कौन से हैं? दीज आर द नॉन लीनियर अल्जेब्रिक इक्वेशन। सो इनको सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व दिस, टू सॉल्व दिस इटरेटिव मेथड्स आर यूज्ड। कौन से मेथड उपयोग करते हैं? इटरेटिव मेथड्स आर यूज्ड। ठीक है, कौन कौन से इटरेटिव मेथड्स होते हैं? जैसे गॉस सीडल मेथड है, या गॉस मेथड हो गया, न्यूटन रेफसन मेथड। सो इन मेथड्स का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं। सो फाइनल आंसर इज दैट लोड फ्लो स्टडी के, लोड फ्लो स्टडी पे कौन से इक्वेशन इन्वॉल्व होते हैं? नॉन लीनियर अल्जेब्रिक इक्वेशन इन्वॉल्व होते हैं। अगला प्रश्न, if the fault sequence voltage, if the fault sequence voltage at the fault point in power system are same, ठीक है, then the fault is, अगर देखो fault sequence voltage सब इक्वल है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, if VA1 is equal to VA2 is equal to VA not given है, ठीक है, अगर यह है तो इससे एक रिजल्ट में और आपको कह दूंगा कि जो सीक्वेंस नेटवर्क है, जो सीक्वेंस नेटवर्क है वह बच्चों कैसे कनेक्टेड होगा? वह पैरेलल पर कनेक्टेड हो जाएगा। सीक्वेंस नेटवर्क कैसे कनेक्टेड हो जाएगा? पैरेलल कनेक्टेड हो जाएगा। सर अब ये बता दीजिए कि ये कौन सी फॉल्ट बन रही है, ये कौन सी फॉल्ट बन रही है? सो दिस इज लाइन टू लाइन, दिस इज लाइन टू लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, कौन सी फॉल्ट है? ये डबल एलजी फॉल्ट होती है। ये कौन सी फॉल्ट होती है? सो इट इज एन डबल एलजी फॉल्ट। चलिए और भी जरा फॉल्ट्स के बारे में देख लीजिए। चलिए और भी देख लेते हैं, किस फॉल्ट के बारे में देख लेते हैं। जितनी भी फॉल्ट्स यहाँ पर दी हुई हैं उन सबका यहाँ पर करते हैं पोस्टमार्टम। लाइन टू लाइन फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट में क्या हुआ करता है? ध्यान देंगे कि मॉड ऑफ आई ए वन इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ आई ए टू। साथ में यहाँ पर आई ए नॉट की वैल्यू होती है शून्य। जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट का तर्क ये है, ये सिर्फ वहां प्रेजेंट होता है जहां पर न्यूट्रल ग्राउंडिंग होगी। अगर न्यूट्रल ग्राउंडिंग नहीं होगी तो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट कभी भी प्रेजेंट नहीं होता है। क्योंकि ये रहा आई ए वन इज इक्वल टू आई ए टू, तो यहाँ पर जो सीक्वेंस नेटवर्क का कनेक्शन है, जो सीक्वेंस नेटवर्क का कनेक्शन है वह सीरीज नहीं होता। यहाँ पर सिंपल ये सीरीज अपोजिशन होता है। कौन सा होता है? सीरीज अपोजिशन नेटवर्क होता है। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, सीरीज अपोजिशन। सीरीज अपोजिशन सर कैसे पता?
क्योंकि वास्तव में यहाँ पर IA1 की वैल्यू ना माइनस ऑफ IA2 होता है, इसीलिए मैंने ऊपर मॉड लगाया हुआ था। ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, सीरीज अपोजिशन। नेक्स्ट वन, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, इसी को आप क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट भी हम लोग इसे बोलते हैं। ठीक है, पहली बात कि ये ना लीस्ट सीवियर फॉल्ट होती है। ये कैसी होती है, ये लीस्ट सीवियर फॉल्ट होती है, सबसे मतलब कम खतरनाक होती है, ज्यादा खतरनाक नहीं होती है। दूसरी बात, ये मोस्ट अकरिंग फॉल्ट है, ये सबसे ज्यादा होती है हमारे ट्रांसमिशन लाइन पर, मोस्ट अकरिंग फॉल्ट है। किंतु यहीं पर एक बात और है कि अगर ये फॉल्ट नियर जनरेटर है ना, अगर यह फॉल्ट नियर जनरेटर है, तो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट करंट की वैल्यू 1.5 टाइम्स ऑफ थ्री फेज फॉल्ट हो जाती है। मतलब ये काफी सीवियर हो जाती है। ये क्या रहेगी, काफी ज्यादा सीवियर फॉल्ट हो जाएगी, ये काफी ज्यादा सीवियर फॉल्ट हो जाया करती है। यहां पर कंडीशंस क्या है, कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर सारे के सारे सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट जो होते हैं वह बराबर होते हैं। ठीक है, ऑल सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ करंट यहाँ पर बराबर होते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो सीक्वेंस नेटवर्क बनता है ना, यहाँ पर जो सीक्वेंस नेटवर्क होता है वह कैसे कनेक्ट होता है, यह सीरीज में कनेक्ट होता है। सीक्वेंस नेटवर्क कैसे कनेक्ट होगा, सीरीज में। नेक्स्ट वन फॉल्ट इज थ्री फेज फॉल्ट। नेक्स्ट फॉल्ट कौन सी है हमारी, सो इट इज थ्री फेज फॉल्ट। अब अगर थ्री फेज फॉल्ट का डिस्कशन हम करें तो यहां पर ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस करंट प्रेजेंट होती है, ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस करंट प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, मिस्टेक मत करिएगा। यहां पर IA1 इज इक्वल टू E अपॉन Z1 बस प्रेजेंट होता है, बाकी यहां पर कुछ भी नहीं प्रेजेंट आपको मिलेगा। दूसरी बात, ये मोस्ट सीवियर फॉल्ट है। कैसी फॉल्ट है ये मोस्ट सीवियर फॉल्ट है। मतलब ये ना बड़ी डिफिकल्ट टाइप की फॉल्ट है यार, कि ज्यादा यहाँ पर चूंकि फॉल्ट करंट होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास था डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर था वो डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिले फॉर यूनिटी TMS इज 10 सेकेंड, टाइम ऑफ ऑपरेशन फॉर यूनिटी TMS इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो टाइम फॉर TMS इज इक्वल टू 1 कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड यहां पर गिवन है। कह रहा है कि टाइम ऑफ ऑपरेशन फॉर 0.7 TMS विल बी, 0.7 TMS के लिए कितना समय लगेगा। सो TMS इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड। ठीक है, TMS इज इक्वल टू होता है T रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाई टाइम फॉर TMS इज इक्वल टू 1। ठीक है, टाइम फॉर TMS इज इक्वल टू 1, वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपके पास सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, टी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू TMS की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.7 गिवन है, 0.7। सो इट इज 0.7 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 7 सेकेंड। ठीक है, इज इक्वल टू 7 सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, डी नंबर। क्योंकि आपने TMS का फॉर्मूला पढ़ा है तो PSM का भी पढ़ लीजिए। PSM का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। PSM का फुल फॉर्म क्या है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। क्या है फॉर्मूला, तो इट इज फॉल्ट करंट, इट इज फॉल्ट करंट डिवाइडेड बाय, फॉल्ट करंट डिवाइडेड बाय करंट सेटिंग, करंट सेटिंग मल्टीप्लाई बाय CT ratio, multiply by CT ratio and multiply by CT secondary current, CT secondary करंट। ठीक है, ये होता है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का भी फॉर्मूला। तो एक के साथ आपको एक क्वेश्चन तो कंफर्म मिलने ही वाला है। वैसे तो काफी ज्यादा हम लोग यहाँ डिस्कशन करते हैं, वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि सिर्फ एक पॉइंट पर ही मत खत्म कर दीजिएगा। एक पॉइंट पर ही नहीं खत्म कर देना कभी भी क्वेश्चन को। Next, if the normal frequency is 50 hertz and if it is operated at 53 hertz, the equipment on the system most adversely affected is, कौन सा यहां पर चीज है जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, तो सर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू रहता है PNS बाई 120, PNS बाई 120। सो
अब जरा गौर करिए, यहां पर जब आप बात करेंगे अल्टरनेटर की, अगर आप बात करें अल्टरनेटर की, तो इसमें जो प्राइम मूवर होता है ना, इसमें जो प्राइम मूवर रहता है वह क्या होता है, वह होता है टरबाइन। ठीक है, किसी भी अल्टरनेटर का कौन सा टरबाइन आप यूज करें वो प्राइम मूवर है। सो स्पीड ऑफ टरबाइन जो होती है, स्पीड ऑफ टरबाइन जो है वह डिसाइड करती है यहाँ पर एनएस को भी। ठीक है, ये अल्टरनेटर के बेस पर है, मोटर के बेस पे मत सोचिएगा, क्योंकि एनएस फिर आप कहेंगे कि सर एनएस जो रहता है वह तो स्पीड ऑफ फ्लक्स होता है। ठीक है, वह तो स्पीड ऑफ फ्लक्स आप बोलते हो ना, किंतु यहाँ पर ये डिजाइन जो डिसाइड होता है वो टरबाइन की स्पीड से डिसाइड होता है। सो अभी क्या आपने किया, तो देखिए अब एन एस इज इक्वल टू कितना हो गया, इट इज 120 एफ अपॉन पी। आपने बच्चे फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो एनएस पर प्रभाव पड़ेगा, और एनएस पर प्रभाव पड़ा मतलब किस पर प्रभाव पड़ा, टरबाइन पे प्रभाव पड़ा। ठीक है, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कराई है। ठीक है, आपने यहां पर और बात गौर करिए कि आपने बच्चे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कराई है। सो अगर आप अपने ट्रांसफॉर्मर का भी एग्जांपल लेते, ठीक है, कि आपने कहा कि नहीं नहीं सर मैं तो ट्रांसफॉर्मर की भी बात करूंगा, तो ट्रांसफॉर्मर का फॉर्मूला है ईएमएफ इज इक्वल टू रूट टू पाई एफ बी एम इंटू ए आई मल्टीप्लाई बाई एन। ठीक है, सो बी एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है तो फ्लक्स डेंसिटी बच्ची क्या होगी, घटेगी। सो फ्लक्स डेंसिटी का घटना कपलिंग पे इशू जरूर कर देगा, किंतु बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट नहीं डालेगा ट्रांसफार्मर पर। ठीक है, कि बहुत ज्यादा परेशान करेगा ट्रांसफार्मर को, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, फ्रीक्वेंसी अगर घटाई होती, फ्रीक्वेंसी अगर आप कम करते, तो वैसे तो इस आंसर को मैं तब भी टरबाइन ही लगाता, किंतु ट्रांसफार्मर पर अफेक्ट होते उस चीज के, क्या होता, ट्रांसफार्मर पर प्रभाव पड़ता, क्योंकि ट्रांसफार्मर की कोर जो है उस समय वह सैचुरेट कर जाती है। नेक्स्ट, द फ्लो ड्यूरेशन कर्व एट अ गिवन हेड ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इज यूज टू डिटरमाइन। फ्लो ड्यूरेशन कर्व कह रहा है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पे होता है वे किस लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग करते हैं आप जानने के लिए टोटल पावर अवेलेबल एट साइट। ठीक है, कि आपकी साइट पर कितनी टोटल पावर है। ठीक है, टोटल कितनी पावर होती है। सर पावर का भी फॉर्मूला बता दीजिए ना, अगर फ्लो ड्यूरेशन कर्व बता रहा तो बता देते हैं। इट इज पावर इज इक्वल टू फ्लो रेट, पावर इज इक्वल टू फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाई हेड एंड मल्टीप्लाई बाई द इफिशियंसी। ठीक है, फ्लो ड्यूरेशन कर्व से अगर आपको निकालना है तो इस फॉर्मूले से आप लोग पावर पता कर सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाई हेड मल्टीप्लाई इफिशियंसी। ठीक है, अब फ्लो ड्यूरेशन कर्व सर बनता किसके किसके बीच है, तो ये बनता है, ये कर्व आपका डिजाइन होता है फ्लो वर्सेस लेंथ ऑफ टाइम, फ्लो वर्सेस लेंथ ऑफ टाइम के बीच में आपका फ्लो ड्यूरेशन कर्व बना करता है। ठीक है, फ्लो ड्यूरेशन कर्व। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगली बार ये प्रश्न हो सकता है कि फ्लो ड्यूरेशन कर्व किसके किसके बीच में बनता है, या फ्लो ड्यूरेशन कर्व से अगर ये टोटल अवेलेबल पावर बता सकता है तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, तो उस सिचुएशन पर पावर का बच्चों फॉर्मूला क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर पोल डीसी जनरेटर, एक फोर पोल का डीसी जनरेटर आप लोग उपयोग ले रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, फोर पोल डीसी जनरेटर हैविंग वेव बाउंड आर्मेचर। ठीक है, एंड 51 स्लॉट्स ईच कंटेनिंग 20 कंडक्टर्स। इफ द मशीन इज रनिंग एट 1500 आरपीएम, flux per pole is 7 milliweber, voltage generated in machine will be, voltage generated in machine। तो चलिए पहले हमारा इसमें काम होता है हमेशा कि डेटा क्या क्या दिया है, और उससे भी प्रमुख कार्य था कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, ये जनरेटेड ईएमएफ पूछ रहा है, मतलब आर्मेचर पर ईएमएफ कितना उत्पन्न होगा। सो P इज इक्वल टू फोर पोल। ठीक है, कैसी वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हो जाएंगे, दो होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आपने बता दिया कि सर दो है, एंड टोटल कंडक्टर्स कितने होंगे, कंडक्टर्स टोटल कंडक्टर्स जेड कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 20 कंडक्टर है एक स्लॉट पर, ईच स्लॉट पर, और ऐसे 51 स्लॉट्स हैं। सो इट इज 51 मल्टीप्लाई बाई 20, टोटल कंडक्टर्स हो गए। मशीन की स्पीड कितनी है, सो द स्पीड ऑफ मशीन इज 1500 आरपीएम। इसे भी ध्यान दीजिएगा,
कि राउंड पर मिनट है या राउंड पर सेकंड है, इस चीज को ध्यान देना होता है। सो एंड फ्लक्स जो दिया है वह 7 × 10⁻³ वेबर है। 7 × 10⁻³ वेबर का फ्लक्स है। यहाँ पर कह रहे हैं कि ईएमएफ बताइए। सो ईएमएफ का फॉर्मूला होगा Pn φ/60 इंटू Z/A। ठीक है, इसी फॉर्मूले को बच्चों हम लोग लिखा करते हैं K∅ω_m ऑल्सो। ठीक है, क्या लिखते हैं? K∅ω_m भी लिखते हैं, लेकिन अभी तो इसको ही सॉल्व कर लो। सो P हो गया 4 एंड आपने यहां पर पुट किया 1500। फ्लक्स है, फ्लक्स कितना है? 7 × 10⁻³ इंटू जेड है 51 × 20 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है, सो योर आंसर इज 357 वोल्ट। आंसर यहां पर बच्चे कितना हो जाएगा? 357 वोल्ट है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको ईएमएफ का एक और फॉर्मूला बतलाया था कि सर ईएमएफ निकालने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं K∅ω_m, जहां पर K एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है PZ/2πa। ठीक है, K की वैल्यू कितनी होती है? PZ/2πa। सिमिलरली सर अगर मुझे टॉर्क का इक्वेशन चाहिए होता तो मैं टॉर्क का आपसे कहूंगा। टॉर्क का फॉर्मूला है K∅Ia। टॉर्क का फॉर्मूला क्या रहता है दोस्तों? K∅Ia। ओके, क्लियर ना? अच्छा, यहां पर आपने वेव वाइंडिंग यूज की थी। कौन सी वाइंडिंग यूज की थी बच्चों? वेव वाइंडिंग यूज की थी। और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आपने मुझे 2 बतलाए थे। तो इसका मतलब है कि वेव वाइंडिंग जो होगी, जो वेव वाइंडिंग आपकी रहेगी, उसका उपयोग आप करेंगे हाई वोल्टेज एंड लो करंट पर। ठीक है, हाई वोल्टेज एंड लो करंट पर। नेक्स्ट है लैप वाइंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लैप वाइंडिंग। यहां पर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं पी के बराबर। ठीक है, इसका प्रयोग हम करते हैं लो वोल्टेज एंड हाई करंट के लिए। ठीक है, अगर मुझे जनरेटर डिजाइन करना है हाई करंट का तो लैप वाइंडिंग यूज करूंगा, और अगर हाई वोल्टेज का चाहिए तो मैं वहां पर वेव वाइंडिंग का प्रयोग किया करता हूं। ठीक है जी, चलिए। तो ये रहे आपके कुछ पॉइंट्स। अगला देखते हैं। 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट एसी सप्लाई। अभी क्या किया गया कि डीसी सीरीज मोटर आपने जो थी, डीसी मोटर है तो ऑब्वियसली डीसी में चलने वाली थी, किंतु आपने इसको क्या कर दिया? 230 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। तब क्या होगा, आइए देखते हैं। अगर ये आपकी बन गई डीसी सीरीज मोटर, पोलैरिटी का हमेशा बहुत ध्यान रखिएगा। ये हो गया टर्मिनल वोल्टेज, ये हो गया टर्मिनल वोल्टेज एंड दिस इज आई। ये हो गई वाइंडिंग आर एस ई। ये आ गया बैक ईएमएफ एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है जी, बैक ईएमएफ एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस। सर यहां पर चूंकि सीरीज वाइंडिंग यूज हुई है तो पहले सीरीज वाइंडिंग के बारे में हम लोग जानेंगे। सीरीज वाइंडिंग के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर चूंकि लोड करंट सेम होती है, ठीक है, तो ये थिक वायर आप लोग प्रयोग करते हैं। कैसी वायर बच्चे प्रयोग करेंगे? थिक वायर प्रयोग करेंगे। और नंबर ऑफ टर्न्स कैसे होंगे? तो लेस नंबर ऑफ टर्न्स का आप लोग यूज करेंगे। कैसे नंबर ऑफ टर्न्स यूज करेंगे? तो लेस नंबर ऑफ टर्न्स आप लोग बच्चे यहाँ पर प्रयोग करने वाले। दूसरी बात, डीसी सीरीज मोटर को अगर आप एसी से भी कनेक्ट कर देंगे ना, तभी यहां पर जो टॉर्क उत्पन्न होगा ना, वो यूनी डायरेक्शनल टॉर्क उत्पन्न होगा। ठीक है, मतलब है कि मोटर घूमेगी तो कंफर्म यूनी डायरेक्शनल टॉर्क उत्पन्न होगा, बट थोड़ा सा पल्सेटिंग होगा। ठीक है, ये आपका स्टडी टॉर्क नहीं मिलेगा, स्टडी टॉर्क नहीं मिला करता है, पल्सेटिंग नेचर का टॉर्क मिलता है। ये कोई बड़ी चीज नहीं रही है। तो अब अगर आपने इसमें एसी कनेक्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि आपने कनेक्ट क्या किया हुआ है बच्चों, यहां पर कर लेते हैं। ठीक है, हमने कौन सी सप्लाई दे रखी है? एसी सप्लाई दी है ना। तो अगर यहां पर मैं एसी सप्लाई देता हूं तो पहला पॉइंट यहां पर क्या हो जाएगा? हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस होने लगेंगे। ठीक है, जिससे कि मोटर की जो इफिशियंसी है ना वह कम हो जाएगी। हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस होने लगेंगे, इफिशियंसी कम हो जाएगी। क्योंकि फील्ड वाइंडिंग है, क्योंकि यहां पर आपके साथ फील्ड वाइंडिंग भी है। और फील्ड वाइंडिंग पर एक और क्या चीज है कि हाई रिएक्टेंस है। फील्ड वाइंडिंग का मतलब आपको क्या देखने को मिला कि सर यहाँ पर तो हाई रिएक्टेंस था ना, और अगर हाई रिएक्टेंस है
सो यहाँ पर ये क्या कर देगा, मशीन का जो पावर फैक्टर है ना उसे डिक्रीज करा देगा। पावर फैक्टर को बच्चे क्या करेगा, डिक्रीज करा देने वाला है। अब चूंकि यहाँ पर इंडक्टेंस बहुत ज्यादा है तो यही रिस्पॉन्सिबल हो जाता है फॉर द हैवी स्पार्किंग। ठीक है, हैवी स्पार्किंग एट ब्रशेस, हैवी स्पार्किंग एट ब्रशेस। तो देखते हैं कौन सा कह रहा है कि वाइब्रेट करेगी वायलेंटली, नहीं भैया वायलेट इतना नहीं करेगी। मोटर विल रन विद लेस इफिशियंसी एंड हैविंग मोर स्पार्किंग। ठीक है, ज्यादा यहाँ पर स्पार्किंग होने लगेगी। नेक्स्ट वन, एक और पॉइंट देख लेते हैं डीसी सीरीज मोटर का जो काफी ज्यादा आपकी बातें होती है कि नो लोड पर इसकी स्पीड जो होती है ना, स्पीड इज वेरी हाई। ठीक है, स्पीड इज वेरी हाई, काफी ज्यादा स्पीड पर यह रन करता है। ठीक है, काफी ज्यादा वायलेंटली स्पीड पर यह आपका भाई साहब रन करने वाली है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंडक्शन मोटर। कह रहे कि इसमें से कौन सी इंडक्शन मोटर नहीं होगी। देखो स्क्वायरल केज नहीं होगी, क्योंकि स्क्वायरल केज टाइप का रोटर होता है इंडक्शन मोटर पे। स्लिप रिंग टाइप का भी रोटर होता है तो इसलिए नहीं रहेगा। डबल केज रोटर भी स्क्वायरल केज का ही सॉरी इंडक्शन मोटर का ही पार्ट है, तो ये भी आपका नहीं हो सकती। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा रिलक्टेंस मोटर। ठीक है, रिलक्टेंस मोटर। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर ने इतना जल्दी क्वेश्चन कैसे कंप्लीट किया, इतना जल्दी कहाँ छोड़ते हैं बच्चे, तब तो एक ही क्वेश्चन होता ना, 2-3 मिनट लगाएंगे। जैसे आप 2-3 मिनट लगाओगे आपको 10-15 क्वेश्चन और तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आइए, टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर अगर आप देखेंगे तो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। पहला होता है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, पहला होता है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। सेकंड वन है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। फिर तीसरा कौन सा है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, टू वैल्यू कैपेसिटर भी आप इसको बोल देते हैं, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। एंड फोर्थ होता है परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर। ठीक है, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। एंड व्हाट इज द सर फिफ्थ वन, फिफ्थ वन इज सैडेड पोल मोटर। ठीक है, फिफ्थ वन इज सैडेड पोल मोटर। सर रिलक्टेंस टाइप किसके अंतर्गत जाएगी, आप ये नहीं अभी तक बताएं, बताता हूं बच्चे, ये भी बताएंगे अभी। अब आइए, अगर मैं अब आपसे यहां पर कहता कि आइए यहां गौर करिए, सिंक्रोनस मोटर, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, मैं सब के सब आपको सिंगल फेज मोटर्स बतला रहा हूं। ठीक है, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। तो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर पे एक होती है रिलक्टेंस टाइप। ठीक है, एक होती है रिलक्टेंस टाइप, दूसरी होती है हिस्टैरिसीस मोटर। ठीक है, दूसरी होती है हिस्टैरिसीस मोटर। तो जो रिलक्टेंस आपने बताई थी ना, वह सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर का टाइप है। ठीक है, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर का टाइप आपका था। ये याद रखिएगा, सिंगल फेज से क्वेश्चन आएंगे इस बार पीजीसीआईएल में। फिर यूनिवर्सल मोटर सर कौन सी होती है, यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर वैसे तो डीसी सीरीज के टाइप पर है, लेकिन इसका नाम हम लोग अक्सर बोलते हैं कम्यूटेटर टाइप। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं कि यह तो कम्यूटेटर टाइप मोटर थी। दूसरी, अगर रिपल्शन मोटर आपसे कोई पूछ ले कि रिपल्सन मोटर कौन सी है, तो रिपल्सन मोटर, तो रिपल्शन मोटर होती है मॉडिफाइड डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, ये कौन सी होती है, मॉडिफाइड डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, रिपल्शन मोटर। फिर एक आती है चार्ज मोटर। ठीक है, दिस इज चार्ज मोटर। ये सर कौन सी है, ये इन्वर्टेड थ्री फेज इंडक्शन मोटर है। ठीक है, इन्वर्टेड थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ये लीजिए, आपके यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, इनको ध्यान रखिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन थ्री फेज स्टार कनेक्टेड, कैसा है कनेक्शन, ध्यान रखिएगा, स्टार कनेक्टेड जनरेटर ए फंडामेंटल एंड थर्ड हार्मोनिक्स आरएमएस वोल्टेज आर V1 एंड V3
द लाइन वोल्टेज ऑफ जनरेटर विल बी। ठीक है, कैसा कनेक्शन है? स्टार कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन है। ध्यान देंगे इसको फिर से हम लोग। स्टार कनेक्शन पे फेज पर ना, फेज पर आपका फंडामेंटल और थर्ड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। जबकि लाइन पर क्या होता है? थर्ड हार्मोनिक्स, लाइन पर थर्ड हार्मोनिक्स एलिमिनेट हो जाती है, थर्ड हार्मोनिक्स एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है जी। तो चूंकि लाइन पर थर्ड हार्मोनिक्स एलिमिनेट हो गई है, तो लाइन वोल्टेज यहां पर आपके लिए मैं कितना बताऊं? यहां पर आपके लिए मुझे लाइन वोल्टेज कितना बोलना चाहिए? सर इट इज अंडर रूट थ्री टाइम्स ऑफ V1। ठीक है, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स ऑफ V1 होता है ना। तो ये लीजिए वो चीज आ गई। स्टार कनेक्शन पर लाइन और फेज करंट क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लाइन एंड फेज करंट बराबर होते हैं। अगर यहीं पर आप स्टार के बाद अब डेल्टा कनेक्शन देखते हैं, ठीक है, आप कौन सा कनेक्शन देखते हैं कि नहीं सर मुझे तो डेल्टा कनेक्शन देखना है, तब डेल्टा कनेक्शन पर लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है, और डेल्टा कनेक्शन पर लाइन करंट जो होती है वह अंडर रूट थ्री टाइम्स ऑफ द फेज करंट होती है। लाइन करंट कितनी होती है? अंडर रूट थ्री टाइम्स ऑफ द फेज करंट होती है। ध्यान रखिएगा डेल्टा कनेक्शन पर ये जो डेल्टा का शेप है ना, ऐसा, इसके अंदर आपकी थर्ड हार्मोनिक्स फ्लो होती रहती है। क्या करती है? थर्ड हार्मोनिक इसके अंदर फ्लो होती है। जबकि स्टार पर ऐसा सिनेरियो नहीं होता, स्टार के लाइन पर आपका नहीं होगी, जबकि फेज पर रहेगी। ठीक है, जबकि फेज पर रहेगी थर्ड हार्मोनिक। The current drawn by 220 volt DC motor of armature resistance 0.5 and back EMF is 200 volt। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि बैक ईएमएफ को बैक ईएमएफ क्यों बोलते हो आप मोटर पे। ठीक है, कारण क्या है इसको बैक ईएमएफ बोलने का कारण क्या है? जबकि जनरेटर पर आप इसको आर्मेचर ईएमएफ बोल देते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल देते हैं, इस पर नहीं बोलते, आप इस पे बैक ईएमएफ बोलते हो। सो दिस इज योर टर्मिनल वोल्टेज 220 वोल्ट। कह रहा है कि मोटर है तो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। ठीक है, और ये रही पोलरिटी इसकी, एंड बैक ईएमएफ यहाँ पर 200 वोल्ट दे रहा है, एंड रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। ठीक है, सो आई इज इक्वल टू कितना होगा? आई इज इक्वल टू रहेगा VT माइनस ईबी डिवाइडेड बाई आर ए। VT माइनस ईबी डिवाइडेड बाई आर ए। सो इट इज 220 माइनस 200 divided by 0.5 and answer is 40 एम्पियर। आंसर यहां पर बच्चों कितना हो जाएगा? 40 एम्पियर। ठीक है, चलिए, तो कमेंट जरूर करिएगा कि बैक ईएमएफ क्यों बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, द मॉडर्न सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी एंड मॉसफेट। कौन सी डिवाइस है जिसमें कि बीजेटी के भी कुछ गुण हैं और मॉसफेट की भी गुण हैं? ये आपकी हाइब्रिड डिवाइस होती है और नाम है आईजीबीटी। नाम क्या है बच्चों इसका? आईजीबीटी। पहला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईजीबीटी? सो फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, इसमें कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है? दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है। तीन टर्मिनल होते हैं इसमें। टर्मिनल कितने होते हैं? तीन टर्मिनल आपके रहते हैं। दिस इज कलेक्टर एंड दिस वन इज अमीटर, और ये कौन सा टर्मिनल है? गेट। सिंबल भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब दूसरी बात है, अब चलो इसके बारे में कर लो, इसका पोस्टमार्टम ही कर लो, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना बचे। ठीक है, कैसी डिवाइस है? ये बाइपोलर डिवाइस है। पहली बार ध्यान देंगे, कैसी डिवाइस है? बाइपोलर। बीजेटी भी जो होता है वह भी बाइपोलर हुआ करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, बीजेटी करंट कंट्रोल्ड होती है, किंतु यह कैसा होता है? ये वोल्टेज कंट्रोल्ड होता है। ये कैसा कंट्रोल्ड होता है? तो ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो होता है वह पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट रहेगा इसका। कैसा टेम्परेचर कॉफिशिएंट रखेंगे हम लोग इसे? पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट रखते हैं। इनपुट इंपीडेंस भाई साहब का हाई होता है। इनपुट इंपीडेंस हाई होता है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, इनपुट इंपीडेंस इज हाई बट
यह मॉसफेट से ज्यादा नहीं होता, मॉसफेट से कम होता है थोड़ा सा, और बीजेटी से काफी ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर जो स्विचिंग पावर लॉस है वो कम है। ठीक है, लो स्विचिंग पावर लॉस, ऑब्वियसली हाइब्रिड डिवाइस है तो अपने ऐसी बनाई है, तो लो स्विचिंग पावर लॉस। स्विचिंग पावर लॉस कैसे? लो स्विचिंग पावर लॉस है। एंड नेक्स्ट वन पॉइंट इज कि यहां पर ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप जो है, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप एंड ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप एंड कंडक्शन पावर लॉस। ठीक है, जब कंडक्शन के समय पर जो पावर लॉस होता है, कंडक्शन पावर लॉस, ये दोनों भी आपके लेस होते हैं। ठीक है, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप हो या कंडक्शन पावर लॉस हो, हमेशा आपके कम रहेंगे। इस पे सर ज्यादा कंसेंट्रेट किस पे करें? दो पॉइंट्स पर कर लीजिएगा। ठीक है, कि कैसी डिवाइस है? बाइपोलर डिवाइस है एंड वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। बाइपोलर के साथ में ही ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस थी। थायरिस्टर इज नथिंग बट थायरिस्टर क्या होता है? एक कंट्रोल्ड स्विच होता है। थायरिस्टर क्या होता है? एक कंट्रोल्ड स्विच होता है। तो तीन टर्मिनल होते हैं, चार लेयर होते हैं, तीन जंक्शन होते हैं, एनोड हो गया, कैथोड हो गया, गेट, ऐसा होता है। किंतु यह जो है ना, ये फुली कंट्रोल नहीं होता, बस ये ध्यान देने वाली बात है। ये कैसा होता है? ये सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस है। ठीक है, ये कैसा है? यह सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस हुआ करता है। अब चूंकि आप इसको सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस बोल रहे हैं, तभी समझ लीजिए क्या करेंगे। सेमी कंट्रोल डिवाइस का मतलब है कि इसको गेट की हेल्प से टर्न ऑन तो करा सकते हैं, गेट की हेल्प से टर्न ऑन तो करा सकते हैं, किंतु गेट की हेल्प से इसे टर्न ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, गेट की हेल्प से टर्न ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर आपने टर्मिनल कितने बतलाए? ये सर 3 टर्मिनल है, 3 जंक्शन होते हैं यहां पर, 3 जंक्शन होते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज 4 लेयर होती हैं। ठीक है, यहां पर बच्चों इसकी लेयर कितनी होती है? तो 4 लेयर होती हैं। नेक्स्ट वन, इन अ सीरीज, इन अ सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर, सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर में विद रजिस्टिव लोड फॉर फायरिंग एंगल अल्फा, एससीआर कंडक्शन एंड फ्री व्हीलिंग एक्शन टेक्स प्लेस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, भाई साहब जब रजिस्टिव लोड है, जब रजिस्टिव लोड होगा, तो इसका मतलब है नो निगेटिव स्पाइक्स। ठीक है, यहां पर निगेटिव स्पाइक्स तो होंगे ही नहीं। अगर निगेटिव स्पाइक्स नहीं है तो फ्री व्हीलिंग डायोड विल नॉट कंडक्ट, फ्री व्हीलिंग डायोड विल नॉट कंडक्ट। तो इसका कंडक्शन एंगल में कितना कह दूं? 0 डिग्री कह दूंगा। ठीक है, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि एससीआर का फायरिंग, एससीआर का कंडक्शन एंगल कितना होगा? ठीक है, एससीआर का कंडक्शन एंगल ये रहेगा पाई माइनस अल्फा। कितना होगा? पाई माइनस अल्फा। सो ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, इधर थायरिस्टर डीसी चॉपर विच ऑफ फॉलोइंग कम्यूटेशन रिजल्ट्स इन द बेस्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, डीसी चॉपर में कह रहा है कि कौन सा कम्यूटेशन करने पर आपको बेस्ट वन रिजल्ट मिलेगा। डीसी चॉपर में किस कम्यूटेशन पर हमें सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है? तो पहले तो मैं आंसर कर दूं कि वोल्टेज कम्यूटेशन पर हमें सबसे अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। अगली बात, डीसी चॉपर, चॉपर क्या करता है? चॉपर भाई साहब फिक्स डीसी से, चॉपर क्या करता है? फिक्स डीसी टू वेरिएबल डीसी पे कन्वर्ट करता है, फिक्स डीसी से वेरिएबल डीसी पे कन्वर्ट करता है। एक काम तो ये करता है। दूसरी बात, चॉपर जो है कैसा कम्यूटेशन यूज करता है? अगर थायरिस्टर आप यूज कर रहे हैं तो ये फोर्स्ड कम्यूटेशन का प्रयोग कर रहा था। किसका यूज करता है? फोर्स्ड कम्यूटेशन का यूज करता है। अगर यह स्टेप डाउन चॉपर होता, कौन सा चॉपर होता? स्टेप डाउन चॉपर होता, तो वी नॉट इज इक्वल टू कितना फॉर्मूला है? अल्फा इंटू वी एस। ठीक है, और अगर यही स्टेप अप चॉपर होता तो वी नॉट इज इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाई 1 - अल्फा। ठीक है, अब एक सवाल और कर लेते हैं, चलिए। यहाँ पर स्विच के फॉर्म पर कौन कौन से एलिमेंट का मैं प्रयोग कर सकता हूं? ठीक है, एक तो एससीआर का मैं यूज कर सकता हूं, दूसरा मैं बीजेटी का यूज कर सकता हूं, तीसरा मैं मॉसफेट का यहां पर प्रयोग कर सकता हूं, चौथा मैं
जीटीओ का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। इन डिवाइसेस का यूज मैं स्विच के फॉर्म पर कर सकता हूँ चॉपर पे, ठीक है। चॉपर पर इन सब का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। अगला, हाउ मेनी स्विचेस आर यूज टू कंस्ट्रक्ट अ थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर, ठीक है। थ्री फेज टू थ्री फेज बोल रहा है, ठीक है। थ्री फेज टू थ्री फेज में नंबर ऑफ एससीआर यूज होते हैं 18। नंबर ऑफ एससीआर कितने यूज होते हैं बच्चों? 18। सर अगर सिंगल फेज टू सिंगल फेज होता, एक ऑप्शन एक आंसर दूंगा यहाँ पर, सिंगल फेज टू सिंगल फेज होता तो 4 होता। किस केस में? लेकिन मिड पॉइंट पर, ठीक है। मिड पॉइंट कनेक्शन पर इतने यूज होते हैं। साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है? साइक्लो कन्वर्टर सर फिक्स्ड एसी से वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? फिक्स्ड एसी से वेरिएबल एसी। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी बहुत वेरिएबल होते हैं, ठीक है। वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी दोनों का मान वेरी होता है। कम्यूटेशन यहां भी सीख लेते हैं, चलिए। अगर स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर है, ठीक है। कैसा है स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर? तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी आपकी क्या रहेगी? ग्रेटर देन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। आउटपुट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन सप्लाइड फ्रीक्वेंसी होगी। और इस सिचुएशन पर आप प्रयोग करेंगे फोर्स्ड कम्यूटेशन का। किसका प्रयोग करेंगे? फोर्स्ड कम्यूटेशन का आप उपयोग करते हैं। जबकि अगर यही केस स्टेप डाउन का होता, ठीक है, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी रहती इनपुट फ्रीक्वेंसी से कम, और यहां पर आप यूज कर सकते थे नेचुरल कम्यूटेशन का। कैसा कम्यूटेशन? नेचुरल कम्यूटेशन। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि रेक्टिफायर में आप हमेशा फोर्स कम्यूट नेचुरल यूज कर लेते हो, सो ये चॉपर पर अभी आपको फोर्स्ड बतलाया था। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि साइक्लो कन्वर्टर पे दोनों यूज होते हैं, और स्पेसिफिक एप्लीकेशन की किस पे? स्टेप अप पे आप काम कर रहे हो या स्टेप डाउन पे काम कर रहे हैं। डुअल ऑफ नोडल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डुअल? डुअल का मतलब है कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन सेम है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इज सेम। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मेरे दोस्तों कैसा होता है? सेम होता है, ठीक है। सो नोडल या नोड का डुअल कह रहा है तो इट इज मेश, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। केवीएल का डुअल अगर मुझसे पूछता तो मैं कह देता कि ये तो केसीएल होगा। रेजिस्टेंस का डुअल अगर मुझसे पूछता तो मैं कंडक्टेंस बता देता। इंडक्टेंस का डुअल पूछता तो कैपेसिटेंस बता देता। थेवेनिन का डुअल अगर मुझसे पूछता तो मैं यहां पर नॉर्टन बताता, ठीक है। थेवेनिन का क्या बताता? नॉर्टन बताता। डीवी बाई डी का डुअल में आपको डी आई बाई डी टी बोलता, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी को इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी बोल देता, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स जिसके द्वारा आप लोग डुअल बतलाते हैं। एक बार चलो नोडल मैंने पूछा, बाकी एग्जाम पूछ लेगा। बाकी क्या करेगा? एग्जाम पूछेगा, तो फिर आप वहां पर बता दीजिएगा कि भैया जो दूसरा है वो तो ये है, हम पहले से ही पढ़ के आए। लेंस लॉ किसके प्रिंसिपल पर काम करता है? लेंस लॉ नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं लेंस लॉ कि इफेक्ट अपोजेस कॉज कहता है। इफेक्ट अपोजेस कॉज जो होता है वही लेंस लॉ बनता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सिद्धांत पे काम करता है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना बनाई जा सकती ना खत्म की जा सकती है। ये था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सिद्धांत पर एक और नियम काम करता है, ठीक है, जिसे आप कह रहे थे केवीएल भी काम करता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर कौन काम करता है? केसीएल काम करता है। हीट ट्रांसफर इफेक्ट पर हम लोग आरएमएस वैल्यू पता करते हैं, ठीक है। आरएमएस वैल्यू पता करते हैं। और चार्ज ट्रांसफर इफेक्ट पर हम लोग क्या पता करते हैं? एवरेज वैल्यू पता करते हैं, ठीक है। ये लीजिए, किसने कहा था कि एक प्रश्न था? ये तो 4 मैंने ऐड कर दिए, 5 क्वेश्चन आपने एक बार में रिवाइज किए, ठीक है। चलिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल प्रॉपर्टी इन अ गुड हीटिंग एलिमेंट? ठीक है, कह रहे कि डिजायरेबल नहीं है, आप चाहते नहीं हो कि यार वो हो। देखो, हाई ऑक्सीडाइजिंग टेम्परेचर बिल्कुल मैं चाहता हूं कि ऑक्सीडाइजिंग नहीं हो, ऐसा है ना। नहीं तो ऑक्सीकृत हो जाएगा तो उस पर जंग वगैरह लग जाएगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन, हाई डक्टिलिटी आपका बिल्कुल ये होना चाहिए। हाई डक्टिलिटी होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, अच्छा है।
हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। हाई टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्फा क्या डिफाइन करता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा, पहले तो इसका मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस। ये कहता है कि चेंज इन रेजिस्टेंस, ये क्या बताता है, चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। अगर बच्चों आप टेम्परेचर चेंज करते हैं और उसका रेजिस्टेंस का मान बहुत परिवर्तित होगा ना, अगर बहुत ज्यादा परिवर्तित होगा, तब आपके पास एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगी, देन आपकी कैलकुलेशन प्रभावित हो जाएगी। तो इसलिए स्मॉलर वैल्यू हमेशा आप लोग कंसीडर करते हैं। अल्फा टी इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा नॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू टी, एंड आर टी इज इक्वल टू फॉर्मूला है आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू टी। हमेशा एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन ऐड करें, आप जितना ऐड करते हो उतना प्रॉफिटेबल रहता है। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, ड्यूरिंग चार्जिंग, अगर आपका चार्जिंग का केस है इंडक्टर का, तो करंट और वोल्टेज, करंट और वोल्टेज का रिलेशन कैसा होगा, ठीक है। दिस इज द रिलेशन ऑफ करंट, मतलब एक्सपोनेंशियली राइजिंग, एंड दिस इज द रिलेशन ऑफ वोल्टेज, ठीक है। मतलब करंट इंक्रीज करेगी और सर वोल्टेज डिक्रीज करेगा, करंट इंक्रीज करेगा एंड वोल्टेज डिक्रीज करेगा। चलिए चार्जिंग के केस में फॉर्मूले भी देख लीजिए। आई टी इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस आर टी अपॉन एल, 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी अपॉन एल, एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का फॉर्मूला रहेगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज आई नॉट इंटू आर ई पावर माइनस आर टी अपॉन एल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके कुछ बेसिक्स फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। हाँ, यहां पर जो आप करंट इंक्रीज और डिक्रीज बोल रहे हैं ना, प्लस ऐड करो, एक्सपोनेंशियल हो रहा है। कैसे हो रहा है बच्चों, एक्सपोनेंशियल हो रहा है। इंडक्टर कैसे चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है, एक्सपोनेंशियल चार्ज एंड डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है जी। अगली बात, विच ऑफ द ऑफ द मटेरियल डू नॉट हैव कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हुआ करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। इसमें से किसमें नहीं होगा कोवेलेंट बॉन्ड, भाई मेटल पे नहीं होगा। मेटल पे कौन सा बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है दोस्त, मेटल्स पर मेटेलिक बॉन्ड होता है, और मेटेलिक बॉन्ड आपका सबसे वीकर बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड रहेगा मेटेलिक बॉन्ड, सबसे वीकर बॉन्ड हुआ करता है। अगला, बफर एम्पलीफायर हैज अ गेन ऑफ, बफर एम्पलीफायर में गेन कितना होता है, आइए देखते हैं अबाउट द बफर एम्पलीफायर। जब तक आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं कि बफर एम्पलीफायर को और किस नाम से हम जानते हैं, बफर एम्पलीफायर को और किस नाम से जानते हैं, सॉरी, बफर एम्पलीफायर को हम दूसरा क्या नाम जानते हैं, हम इसको कहते हैं वोल्टेज फॉलोवर। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वोल्टेज फॉलोवर, ठीक है। और इसमें जो वी नॉट की वैल्यू आप निकालते हैं, इट इज इक्वल टू वी आई। कह रहे गेन बताओ, तो वी नॉट अपॉन वी आई, ये लो गेन बन गया, वैल्यू कितनी है 1, वी नॉट अपॉन वी आई इज इक्वल टू 1, तो आंसर इज यूनिटी होगा, ठीक है। यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूनिटी रहेगा। नेक्स्ट वन, बीजेटी एम्पलीफायर विच ऑफर हाईएस्ट इनपुट इंपीडेंस एंड लीस्ट वोल्टेज गेन, कह रहे हैं कि जिसमें सबसे ज्यादा इनपुट इंपीडेंस हो और लीस्ट वोल्टेज गेन हो। अब यार इसमें तो दिक्कत हो गई कि सर ये तो बड़ा झंझट है, एक एक बनाएंगे, फिगर सॉल्व करेंगे। आपकी मैंने दिक्कत दूर कर रखी है यहाँ पर, आइए ये देखिए, आपके कॉन्फ़िगरेशन मैंने प्रॉपर्ली दिखाए हुए हैं कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन एमिटर या कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है। क्वेश्चन ने आपसे कहा था कि हाई इनपुट इंपीडेंस होना चाहिए एंड लो वोल्टेज गेन होना चाहिए। तो देखो इसमें 40 ओम है, इसमें 50 किलो ओम है, इसमें 750, मतलब इसका इनपुट इंपीडेंस सबसे ज्यादा है। फिर इसने कहा था लो वोल्टेज गेन, तो देखिए इसका वोल्टेज गेन 150 है, 500 है, जबकि इसका कितना है, लेस देन यूनिटी है, ठीक है। तो वोल्टेज गेन इज लेस देन यूनिटी। तो ये यहां पर आपके पास एडिशनल है कि सर ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए कॉमन कलेक्टर। तो प्रीवियस मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि सर इट इज कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है सर ये, कॉमन
कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल से आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा स्टेबल को, ठीक है। नेक्स्ट वन, ऑसिलेटर रिक्वायर, ठीक है। ऑसिलेटर में कौन सा फीडबैक यूज करते हैं? अरे सर पॉजिटिव फीडबैक यूज होता है ऑसिलेटर पे। कैसा फीडबैक यूज होता है? पॉजिटिव फीडबैक हुआ करता है, ठीक है। इसको हम और क्या बोलते हैं कि इट इज एन अनस्टेबल एम्पलीफायर भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। हम इसे क्या बोलते हैं? अनस्टेबल एम्पलीफायर भी हम इन भाई साहब को बोला करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? ये जनरेट करता है एसी सिग्नल, ठीक है। इट जनरेट्स एसी सिग्नल विदाउट रिक्वायरिंग एसी इनपुट, ठीक है। सो मैं तो सिंपल सा बोल दे रहा हूं कि इट जनरेट्स एसी सिग्नल, इट जनरेट्स एसी सिग्नल, ठीक है जी। चलिए, द आइडियल ऑप एम्प इज एन, कह रहे कि आइडियल ऑप एम्प क्या होता है? आइडियल ऑप एम्प इज एन वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स क्या होता है? अरे पागल, जेएफईटी होता है। करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स क्या होता है? दिस इज बीजेटी। और ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया कि इसे आप मुझे बताएंगे कि क्या रहता है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स, आ जाओ फिर सर ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बता दें, एक बार में ऑप एम्प भी याद कर लेते हैं। चलो याद कर लो। So the कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आइडियल वैल्यूज क्या है? ठीक है, मैं आपको सिर्फ आइडियल वैल्यूज बतलाऊंगा, अभी प्रैक्टिकल नहीं बताऊंगा। इनपुट इंपीडेंस बच्चे इसका कितना होता है? इनफाइनाइट आइडियली, ठीक है। आउटपुट इंपीडेंस होता है शून्य। वोल्टेज गेन इसका कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। बैंडविड्थ इसकी कितनी होती है? बैंडविड्थ इज ऑल्सो इनफाइनाइट, ठीक है। बैंडविड्थ इज ऑल्सो इनफाइनाइट। कॉमन मेड रिजेक्शन रेशियो कितना है? दिस इज अगेन इनफाइनाइट। स्लीव रेट कितना है? स्लीव रेट इज ऑल्सो इनफाइनाइट, ठीक है। प्रैक्टिकल वैल्यूज भी आपको दिखाई जा सकती थी, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे। यहां पर ऑफसेट वोल्टेज एंड करंट पूछे ना, ऑफसेट वोल्टेज एंड करंट पूछे तो बताइएगा जीरो सर। ऑफसेट वोल्टेज एंड करंट शून्य। तो इसका आंसर आपके पास यही था, ठीक है। इसका आंसर रहेगा ये। और अभी की क्लास में आपके लिए इतने ही क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन पे आपको जल्दी ही मिलेंगे। चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जरूर आप कमेंट किया करें कि आपको कैसे लगा सेशन। थैंक यू।